हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हैप्पी वैली एकेडमी राइस के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में। आज हमारा 9th सेशन है, नवा सेशन है और हम लोग तुगलक वंश तक चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले कि हम सेशन को आगे बढ़ाएं, एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तुगलक वंश के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक का एक लंबा शासनकाल रहा, कैसे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलग अलग प्रयोग किए गए, सल्तनत का विस्तार हुआ, उसका पतन, उसका विघटन शुरू हुआ, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सैयद वंश की, सैयद वंश के बाद में लोधी वंश की और बाबर के आगमन की। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो वे लोग कृपया करके सेशन को लाइक जरूर करें। किसी भी सूरत में हमें छोड़ना नहीं है, ये एक छोटा सा काम। लाइक कर दें और इस चैनल को हैप्पी वैली एकेडमी राइस का जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस, कंटेंट आपको लगातार मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो एप्लीकेशन है हैप्पी वैली एकेडमी की, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। जिन बच्चों ने अभी तक हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, मैं उनसे कह रहा हूं कि सबसे पहले जल्दी से आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी एप्लीकेशन पर हमारा सारा कंटेंट, क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ यही मिलने वाला है। विजेता सीरीज आपको पता है 60 डेज की यूपीएससी 2024 का जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए हमने शुरू की है हैप्पी वैली एकेडमी वॉरियर्स के चैनल पर 60 डेज का एक क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको हैप्पी वैली एकेडमी की जो टीम है वो गाइड कर रही है। इसके साथ ही हमारे पेड बैचेस शुरू होने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। सबसे अच्छी बात यह, जिस न्यूज का, जिस खबर का आपको इंतजार था, तो अब आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल, 2 साल और 3 साल का जीएस का, ऑप्शनल का, कॉम्बो का कोई भी एडमिशन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन के थ्रू। बहुत ही कम अमाउंट में आपको ये एडमिशन मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 2025, 26 और 27 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये रामबाण जो है, ठीक है, औषधि है। 50% का फ्लैट डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है। शुरुआती 500 बच्चों को हैप्पी वैली एकेडमी अपने स्थापना के तौर पर आधी फीस का डिस्काउंट दे रहा है। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। जल्दी से हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। 50% के डिस्काउंट पर आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और अपने यूपीएससी की तैयारी को घर बैठे कर सकते हैं हमारे टॉप एडुकेटर्स के साथ, हमारी टीम के साथ। इसी के साथ, ठीक है, आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो बैच है, पेड बैचेस हैं 2025, 26, 27 के लिए, वो 15 मई से स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्दी हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो अभी आपके पास समय है कुछ दिनों का, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो अगला सुल्तान बना, और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो तुगलक वंश के उत्तराधिकारी थे वो योग्य साबित नहीं हुए, और उसी समय तैमूर का आक्रमण भी हुआ, और इस वजह से तुगलक वंश जो है धीरे धीरे वो कमजोर हो गया और आखिरकार उसका पतन हो गया। तुगलक वंश ने, मैंने आपको बताया था, बहुत लंबे समय तक जो है शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। जहां तक हम देख सकते हैं 1320 से लेकर, ठीक है, 1320 से लेकर 1414 तक, है ना, लगभग आप देख सकते हैं 94 वर्षों तक काल का जो शासन है
ये पूरा शासनकाल तुगलक वंश का रहा। सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर तुगलकों ने शासन किया। इसके बाद जो वंश आता है उसका नाम है सैयद वंश। थोड़ा सा मैं आपको सैयद वंश के बारे में बता दूं, क्योंकि तुगलक और लोदी के बीच में कुछ समय के लिए दिल्ली में एक वंश और था जिसे सैयद वंश के नाम से जानते हैं, और इस वंश ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, कितने समय तक? 37 वर्ष तक शासन किया, मतलब दूसरा सबसे कम शासनकाल सैयदों का रहा। सबसे कम शासनकाल दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का है, और दूसरा सबसे कम समय तक सैयद वंश का रहा, 1414 से 1451 तक। और कुल मिला के इस अवधि में 4 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर इस वंश के बैठे थे। ठीक है, तो चलो सैयद वंश के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खां ने। किसने की? खिज्र खां नाम के व्यक्ति ने की थी। दौलत खां को पराजित करके, तुगलक वंश का अंत करके इस वंश की नींव डाली थी खिज्र खां ने, और इस वंश को सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल सैयद वंश, सैयद जो है वो पैगंबर से जुड़ा है, इसका मतलब है पैगंबर। ये लोग दावा करते थे कि ये पैगंबर मोहम्मद के जो है वंशज हैं, इसलिए इन्होंने अपने आप को सैयद कहा। इस काल को भी अगर आप देखें तो ये बड़ा विचित्र सा, अनोखा सा काल है, और वो इसलिए क्योंकि न तो खिलजी काल की तरह कोई साम्राज्य विस्तार हुआ यहाँ पर, न ही तुगलक काल की तरह यहाँ पर कोई प्रशासनिक सुधार हुए। कुल मिला के 37 साल का जो ये काल सैयद वंश का रहा, ये कोई बहुत उल्लेखनीय प्रगति का, उन्नति का काल नहीं था। इस काल में ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा जो है आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में हमें देखने को नहीं मिलता है, जो पिछले वंश में हमने देखा, जैसे खिलजी वंश में, तुगलक वंश में जो हमने देखा, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो संस्थापक का नाम मैंने आपको बता ही दिया, संस्थापक का नाम खिज्र का है। कुल मिला के 37 वर्ष का इनका पूरे वंश का शासन रहा। कुल मिला के 4 शासक इस वंश में हुए हैं। अब मैं आपको सैयद वंश के जो 37 साल के काल में 4 एक एक के बाद एक सुल्तान बने, उनके नाम बता देता हूं। पहला शासक संस्थापक खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, कुल मिला के यही 4 लोगों ने इस वंश में शासन किया 37 सालों तक। ठीक, इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं खिज्र खां की, है ना। हम शुरू करेंगे खिज्र खां के साथ, जो इस वंश का संस्थापक था। तो ये न सिर्फ इस वंश का संस्थापक था, बल्कि इस वंश का सबसे पावरफुल, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतापी शासक खिज्र खां ही था। इसको सैयद बताया गया, और सैयद से आशय मैंने आपको बता दिया कि ये लोग पैगंबर मोहम्मद के अपने आप को उसके वंशज बताते थे, है ना। ये दावा करते थे कि हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, और इसीलिए ये अपने आप को सैयद कहते थे। इतिहासकार हालांकि इस बात को नहीं मानते, इस बात को लेकर मतभेद है, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि हम पैगंबर के वंशज हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते ऐसा कि इनका कोई पैगंबर से लेना देना था। कई बार आप इतिहास जब पढ़ते हैं तो ये चीज बड़ी कॉमन सी है कि अपने वंश को बड़ा पवित्र बताने के लिए, या अपने शासन की तार्किकता को सिद्ध करने के लिए, अपने दावे के आधार को वैध बनाने के लिए पुराने बड़े बड़े वंशज से, पुराने राजवंशों से, लोगों से, बड़े बड़े सुल्तान या राजाओं से अपना संबंध लोग जोड़ते थे, है ना। इसी कड़ी में इन्होंने अपना नाम जो है सैयद से जोड़ दिया, पैगंबर मोहम्मद से जोड़ दिया। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ भी आपको सैयद वंश के बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो वंश आता है वो हमें देखना है, जो इंपॉर्टेंट है, और ये वंश है लोदी वंश। पूरे सल्तनत का जितने भी एक एक करके आपने देखे होंगे, सबसे अंतिम वंश यही है, गुलाम वंश। उसके बाद आप देखोगे खिलजी, तुगलक, सैयद, और अंत में आते हैं लोदी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लोदियों के बारे में है वो ये कि लोदी अफगान थे, पश्तून जाति के कबीलाई लोग थे। कौन सी जाति? पश्तून जाति के लोग थे। अभी तक दिल्ली सल्तनत पर आपने देखा कि जो शासन रहा वो तुर्क लोगों का रहा। किसका रहा? तुर्कों का शासन हमको दिल्ली सल्तनत में दिखाई देता है। पहली बार दिल्ली की सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर अफगान लोगों ने जो है कब्जा कर लिया। अफगान, आपको पता ही है कि अफगान कहाँ मिलते हैं? अफगानिस्तान।
तो अफगान लोगों का कब्जा हो गया। सुलेमान पर्वत पहाड़ी के आसपास के इलाके में रहते थे, कबीलाई लोग थे, पश्तून जाति के लोग थे, और धीरे धीरे जो है इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई, खास करके खिलजी वंश के काल से इनका उत्थान शुरू हुआ। धीरे धीरे तुगलक वंश और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश तक आते आते अफगानों का दिल्ली सल्तनत के ऊपर प्रभाव और वर्चस्व काफी बढ़ चुका था। ठीक है, तो दिल्ली में पहली बार एक अफगान वंश की हमको नींव दिखाई देती है, पहली बार एक अफगान वंश दिखाई देता है। और ये तुर्कों की तरह नहीं था। तुर्की शासन की खास बात ये थी कि तुर्क जो है थोड़े से निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे। वहीं पर अगर आप लोदियों की बात करें तो लोदी थोड़े से तुर्कों की तुलना में उदार थे, प्रजावत्सल थे, है ना। ये थोड़े से प्रजा के बारे में सोचने वाले, बहुत ज्यादा इन्होंने युद्ध भी नहीं लड़े, बहुत ज्यादा विस्तार भी नहीं किया शासन का, है ना। तो इस तरीके से ये तुर्कों से मामला अलग था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वंश ने कुल मिला के 75 वर्ष तक दिल्ली की सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर राज किया, और ये तुगलक के बाद दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सल्तनत का वंश है। तुगलकों ने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था और इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया। देखो आप, काफी लंबा समय जो है। लेकिन इन 75 सालों में सिर्फ 3 शासक, है ना, सिर्फ 3 लोगों ने मिलके ये 75 साल जो है गुजारे हैं। पहला नाम है इस वंश के संस्थापक का बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद में उसका पुत्र आता है सिकंदर शाह लोदी, और सिकंदर शाह लोदी के बाद सल्तनत का और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम खान लोदी, है ना। तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और पिक्चर खत्म। तो एक एक करके लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैंने आपको लोदियों के बारे में बता दिया कि लोदी जो है वो कौन है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि लोदी जो है वो अफगान है। ये पूरी तरह से पिक्चर जो है चेंज हो चुकी है, उलट चुकी है। अभी तक दिल्ली की सल्तनत पर तुर्क शासन कर रहे थे, निरंकुश शासन था, स्वेच्छाचारी शासन था। अब दिल्ली की सल्तनत पर उदारवादी थोड़ा सा शासन आ गया है और तुर्क की जगह अफगानों का शासन। पहला अफगान वंश है जिसने सल्तनत के ऊपर शासन किया। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे 1451 से 1526 तक लोदी वंश की, जिसमें 75 सालों में हमें कुल 3 जो है सुल्तान दिखाई देते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले राजवंशों में ये वंश अंतिम है और पहला अफगान वंश भी है। इस सल्तनत की या इस वंश की नींव डाली थी बहलोल लोदी नाम के एक व्यक्ति ने। किसने? बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में पहले अफगान वंश की नींव रखी थी। ये कौन था? ये पंजाब का सूबेदार था। कौन था? पंजाब का सूबेदार, मतलब एक प्रकार से गवर्नर था। और सैयद के काल तक आते आते इतना शक्तिशाली हो गया कि लगभग हर मामले में इसका जो है दखल होने लगा। हर जो है चीजों को डिसाइड करने में, निर्धारित करने में ये व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने लगा। और आखिरकार जब इसने सैयदों को गद्दी से हटा के अपने वंश की नींव डाली, खुद गद्दी पर बैठा, तो किसी ने ज्यादा विरोध भी नहीं किया। ठीक, तो ये दिल्ली सल्तनत में पहले अफगान वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति, लोदी वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति। कुल 3 शासक 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी, उसके बाद 1489 से 1517 ईस्वी तक आगरा शहर की स्थापना करने वाला सिकंदर शाह लोदी। आपको पता होगा ये बात कि जहां हमारा आज वर्तमान में ताजमहल है ना, आगरा शहर दिल्ली में एक बड़ा महत्व रखता है। आने वाले समय में आपको पता है कि इसके बाद मुगलों की राजधानी भी रहा, काफी केंद्रीय जो है सत्ता का केंद्र रहा। तो आगरा की नींव इसी सिकंदर लोदी ने रख डाली थी। और उसके बाद में आता है उसका बेटा इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 ईस्वी, मात्र 9 साल तक इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, क्योंकि इसी के काल में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का आगमन हुआ। और 1526 को पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ, उस युद्ध में अफगान हार गए, इब्राहिम लोदी को मार दिया गया और उसके साथ ही जो है
दिल्ली में, पूरे भारत में आप देखोगे मुगल वंश की नींव डाली गई। तो ये लोधी वंश का इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे बहलोल लोधी के बारे में। बहलोल लोधी के बारे में लगभग 38 साल तक इसने शासन किया। अच्छा खासा लंबा काल था, ठीक है। 1551 से 1589 तक बहलोल लोधी ने शासन किया था। अराजकता और विद्रोह की परिस्थितियों में दिल्ली का शासक बना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुगलक वंश एक बड़ा वंश था, एक मजबूत और वंश था, जब तुगलक का पतन हुआ, तुगलक का अंत हुआ, तो उस समय जो है दिल्ली में अराजकता फैली हुई थी। ऐसे समय में कोई एक मजबूत व्यक्तित्व और मजबूत व्यक्ति की जरूरत थी दिल्ली सल्तनत को, और वो काम किया बहलोल लोधी ने, ठीक है। ये दिल्ली का शासक बना, इसको बहुत ज्यादा विरोध नहीं झेलना पड़ा। दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, क्योंकि मैंने आपको बताया पंजाब में सरहिंद का सूबेदार ये रह चुका था। इसको शासन का, प्रशासन का भी नॉलेज था, और ये जो है सब लोगों को साथ में लेकर चलना भी जानता था, ठीक है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को ज्यादा मुश्किल नहीं आई। सुल्तान बनने के बाद अफगान साथियों से बंधुत्व का व्यवहार करके सर्वप्रथम इसने अपने ही तंत्र में चले आ रहे षड्यंत्र की परंपराओं को कम करने की कोशिश की। तो जब ये सुल्तान बना तो इसने क्या किया, सबको साथ लेके चलने की कोशिश की। इसको पता था अगर सबको साथ लेकर नहीं चलेगा तो शासन करना मुश्किल होगा, तो इसीलिए सबको साथ में लेकर चला, और साथ में लेकर चला तो इसके खिलाफ षड्यंत्र कम हो गए। ये वो काल था जब कोई भी व्यक्ति सुल्तान बनता था ना, तो उसको सबसे पहली चुनौती का सामना करना पड़ता था, उसके खिलाफ विद्रोह और षड्यंत्र। लगातार उसके विरोधी उसको गद्दी से हटाने की षड्यंत्र या साजिश करते रहते थे, ठीक है। इसके अलावा जगह जगह पर साम्राज्य में विद्रोह हुआ करते थे, इसने उनको कम किया। ये लोधियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति शाहू खेल से संबंधित था, और उसने तुर्की शासन की जगह कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो था शर्की शासक, ठीक है। शर्की शासक जो है, जौनपुर का शर्की शासक हुसैन शाह। जिस समय लोधी दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपनी गद्दी को स्थापित किए, अपने वंश की शुरुआत की, वहां के राजा बने, तो उनको सबसे बड़ी चुनौती मिली जौनपुर के शर्की शासकों से। उसी समय अफगानों की तरह शर्की शासक भी अपना प्रभुत्व, वर्चस्व बढ़ा रहे थे, तो ऐसे में इन दोनों की टक्कर होना स्वाभाविक थी। तो इसने जो है उस शर्की शासक को हरा दिया जौनपुर राज्य के, और उसको अपने साम्राज्य में अपने अधीन कर लिया और मिला लिया। लंबे समय से शर्की शासक जो है दिल्ली सल्तनत का विरोध कर रहा था, शर्की शासक दिल्ली सल्तनत से जो है अलग होने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो ऐसे में उसको जो है दबा दिया गया, और फिर वहां के शासक के रूप में अपने बेटे बारबक लोधी को इसने वहां पे नियुक्त कर दिया। तो जब आप लोधी पढ़ते हो ना, उसी समय शर्की शासक के बारे में भी आप जो है पढ़ लोगे। तो ये पहला इसका जो है कह सकते हैं कि सफलता थी, या इसकी एक उपलब्धि मान सकते हैं। इसके बाद बहलोल की कीर्ति वृद्धि हुई। उसने धौलपुर, कालपी, बाड़ी के सरदारों में भय उत्पन्न किया, उनको जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया, उनसे नजराना भी लिया, उनसे जो है वसूली भी करना शुरू कर दी। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का पुराना गौरव वापस आने लगा। इसके काल में राजस्थान का हिस्सा, पंजाब, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये वाला जो इलाका है, हरियाणा, ये इलाका दिल्ली सल्तनत के पास में था। इतना बड़े इलाके में इसका साम्राज्य था। इसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का भी चलाया। आपने सुना होगा इसके काल में एक बहलोली नाम का सिक्का चला था चांदी का, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। और वो सिक्का जो है अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा था। तो ये जो चांदी का सिक्का है, जैसे आजकल हम लोग कॉइन देखते हैं ना, रुपए का हमारा सिक्का चलता है, ऐसा ही सिक्का चलाया था उस समय इसने चांदी का। जैसे प्राचीन काल में भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ समय समय पर शासकों ने सोने के, चांदी के सिक्के जो है जारी किए हैं। इसने ऐसा ही एक सिक्का जारी किया था बहलोली नाम का, चांदी का, है ना। और वो विनिमय के काम आता था, एक्सचेंज के काम में आता था, मुद्रा के काम में आता था। फिर 1486-87 में इसने ग्वालियर के शासक जो रायकर्ण था उसको पराजित कर दिया, और वहां से भी काफी धन प्राप्त किया। इस तरीके से इसकी एक और उपलब्धि थी ग्वालियर अभियान। ग्वालियर, आपको पता है कि भारत में जितने भी आप किले देखते हो, उन किलों में ग्वालियर का जो किला है वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर
और अगर आप स्थापत्य के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा ही अद्भुत रूप से बना हुआ वो किला है। इसे भारत में जिब्राल्टर कहते हैं, है ना, अपने आप में बड़ा सुंदर किला है। और उस किले को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। इतिहास में समय समय पर कई लोगों ने उस किले को जीतने के प्रयास किए, लेकिन उस किले को जो है इतनी आसानी से जीतना संभव नहीं था। तो एक उपलब्धि इसकी ये भी थी कि इसने ग्वालियर अभियान किया, वहां के शासक जो रायकर्ण था उसको पराजित किया, और इस प्रकार से ये जो ग्वालियर अभियान है ये इसका अंतिम अभियान भी था। वहां से वापस लौटते समय वो बीमार हुआ और आखिरकार दिल्ली आते आते इसकी जुलाई 1489 में मृत्यु भी हो गई, और बहलोल लोदी के साथ ही इस वंश के संस्थापक का अंत हो गया। अब आगे बढ़े तो इस वंश में दूसरा जो व्यक्ति शासक बना ये काफी फेमस है ना। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में एक बात ये थी कि इसके पिता जो है वो तो मुस्लिम थे, बहलोल लोदी, लेकिन जो माता थी वो हिंदू थी। मतलब ये हिंदू माँ और मुस्लिम पिता की संतान था। इसकी माता, ऐसा बोला जाता है कि एक सुनार जो होता है ना, स्वर्णकार, जो ज्वेलरी का काम करता है, सोने चांदी का काम करता है, ये एक सुनार या जूलर जो है उसकी पुत्री थी और उसकी जो है संतान था ये। तो इसकी मृत्यु के बाद, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद, उसका बेटा जो है निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि को धारण करके सिंहासन पर बैठता है। ठीक, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये चूंकि हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था, उस समय ये इतना आसान नहीं था, पिता की तरफ से मुस्लिम होना, माता की तरफ से हिंदू होना। तो इसको जो है ना बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई तुम हमारे सुल्तान कैसे बन सकते हो, तुम तो हिंदू माँ की संतान हो, है ना, तुम्हारे नाना तो हिंदू थे। तो इसीलिए बड़ी समस्या हुई और आखिरकार जो है फिर भी सुल्तान बना। तो इसको सुल्तान मानने में कई सारे अमीरों में, सुल्तानों में संकोच था, क्योंकि इस जो दौर था ना ये थोड़ा सा कट्टरता वाला दौर था। इस समय काफी ज्यादा जो है धार्मिक रूप से कट्टर था समाज में थी, और खास करके जो व्यक्ति सबसे बड़ी गद्दी पर बैठ रहा हो सल्तनत की, उस व्यक्ति से तो कम से कम ये उम्मीद करते थे कि वो पूरी तरह से मुस्लिम होगा। ठीक, तो इसको आखिरकार सुल्तान ये बन गया। अपनी चतुरता, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इसने इन सभी परिस्थितियों का सामना किया और अपने विद्रोहियों का दमन किया। अब फिर भी एक बात होती है, कहीं ना कहीं एक आपके ऊपर छाप तो लगी हुई है कि तुम हिंदू हो, थोड़े हिंदू, आधे मुस्लिम, माता की तरफ से ही सही, लेकिन तुम हिंदू तो हो। तो इस चीज को दबाने के लिए ये क्या करता है, ये थोड़ा सा धार्मिक रूप से असहिष्णु हो जाता है। धार्मिक रूप से असहिष्णु होने का मतलब है कि हिंदुओं के प्रति जो है इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। ये थोड़ा सा हिंदुओं के प्रति कठोर था, और कठोरता के साथ साथ कट्टर भी था। ये हमेशा दिखाने की कोशिश करता था कि मेरे मन में हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है ना, कोई भाव नहीं है, मैं मुस्लिम हूं पूरी तरह से। और यही दिखाने के लिए कई बार जो है बड़ा निर्दयी भी हो जाया करता था सिकंदर। तो इसने हिंदू जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई और अपने आप को एक धार्मिक कट्टर अफगानी मुसलमान के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसलिए क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करता तो बहुत सारे लोग जो है इसको मानते ही नहीं सुल्तान। आप समझ रहे, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा पंडित या मौलवी साबित करना चाहे कि भाई मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मौलवी हूं, या पादरी हूं, सन्यासी हूं, संत हूं, तो वो क्या करेगा, वो अपना जीवन वैसा बना लेगा, है ना। वो ऐसी कोई भी चीज जिससे ऐसा साबित हो कि वो पंडित या मौलवी सन्यासी नहीं है, उनसे दूर रहेगा। भोग विलास, है ना, या सुख के जो संसाधन है हमारे यहाँ पर, वो उनसे दूर रहेगा। उसको पता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो लोगों के मन में इमेज जो है वो गलत बनेगी कि ये कैसा पंडित है, कैसा मौलवी है, ये तो सुख सुविधाओं में जी रहा है, ये तो भोग विलास में डूबा हुआ है, ये तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। तो आप कैसे दिखाओगे लोगों को कि आप सन्यासी हो? आपको फर्क नहीं पड़ता मोह माया से, दुनिया के सुख सुविधाओं से। इसी प्रकार से चूंकि ये मुस्लिम और आधा हिंदू था, अपने आप को मुस्लिम साबित करने के लिए हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति को इसने अपनाया और अपने आप को कट्टर अफगानी मुसलमान के तौर पर प्रतिष्ठित किया। ठीक है, अब बहलोल का एक पुत्र बारबक शाह जो है वो अयोग्य सेनानायक और विलासी व्यक्ति था।
जब जौनपुर में, ठीक है, मैंने आपको बताया जौनपुर के साथ में जब इनका युद्ध हुआ, वहां पे पूर्ववर्ती विस्थापित शर्की शासक हुसैन शाह के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया, तो बारबक्श शाह उसको दबाने में विफल रहा। पहले बहलोल लोधी और दूसरी तरफ शर्की शासक हुसैन शाह के बीच में बहुत मतभेद रहे, आपस में इनका युद्ध भी हुआ। बहलोल लोधी ने शर्की शासक हुसैन शाह को हराया, विद्रोह का अंत कर दिया, उस जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने अधीन कर लिया, और वहां बारबक्श शाह को जो है अधिकारी बना दिया, सारा दायित्व उसको सौंप दिया, वहां का उसको प्रमुख बना दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया और वहां शर्कियों ने फिर से विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को दबाने में बारबक्श शाह पूरी तरह से विफल रहा। आखिरकार 1492 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपने भाई बारबक्श शाह को वहां से हटा के जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। समझ गए आप? भाई लाइक भी कर दो जो बच्चे सेशन देख रहे हैं। सभी लोग लाइक भी कर दो। तो आखिरकार जौनपुर जो उस समय दिल्ली सल्तनत से अलग था, हालांकि वो दिल्ली सल्तनत के ही अधीन था, पर वहां पर बहलोल लोदी ने अपने पुत्र को जो है, ठीक है, सौंप दिया था पूरा राजपाट, लेकिन पुत्र जो बारबक्श शाह था वो अयोग्य था, वो वहां का शासन संभाल नहीं पाया, उसकी वजह से विद्रोह हो गया, उस विद्रोह को भी वो दबा नहीं पाया। जब ऐसा लगा कि जौनपुर जो है वो दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल जाएगा, जो है वहां पर विद्रोह हो जाएगा और वो फिर से जो है शक्तिशाली हो जाएंगे, तो सिकंदर लोदी ने अपने भाई बारबक को वहां से हटा के और जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आपको यह समझना है कि जौनपुर जीता किसने था? जौनपुर जीता था बहलोल लोदी ने, और जौनपुर को शर्की शासकों के उस इलाके को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? वो काम किया सिकंदर लोदी ने। ठीक है, इसने बहलोल के अपनाए अफगानी राजत्व सिद्धांत को हटा के स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने अफगान सरदारों की शक्ति और प्रभाव को नियंत्रण में लाके सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। ये जो काल था ना, इस काल में जो अपने साथ के जो सरदार हुआ करते थे, साथी जो हुआ करते थे ना, ये कई बार मनमानी करने लगते थे। ये कई बार इतने शक्तिशाली हो जाया करते थे कि आपको गद्दी से हटाने तक की कोशिश करते थे। इनको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी था। ऐसा ही आप देखोगे तुर्क जब आए थे तो अमीर के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे ही जो तुर्क सरदार हुआ करते थे प्रभावशाली, महत्वपूर्ण, उनको अमीर कहा जाता था। ऐसे ही अमीरों के षड्यंत्र का कई सारे सुल्तान शिकार बने। कई बार इन्होंने अपने मनपसंद व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया, किसी को हटाया, किसी को मरवा दिया। यही काम सिकंदर के टाइम पे अफगान सरदार कर रहे थे। उनको जो है नियंत्रण में लाने का उसने एक महत्वपूर्ण काम किया और सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। यही काम आप देखोगे बलबन ने भी किया था। सुल्तान का जो कद है वो कमजोर हो गया था, ताज की प्रतिष्ठा में कमी आ गई थी, और वही काम मैंने आपको बताया था बलबन ने भी किया था। बलबन ने अपने विरोधियों को एक एक करके हटा के और अपने सारे विरोधियों को अपने से जो है अलग करके और उन पर प्रभुत्व स्थापित किया। सिजदा पेबोस जैसी पद्धति भी शुरू की। वही चीज यहाँ सिकंदर लोदी भी कर रहा है। ये भी उस ताज की प्रतिष्ठा को, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित कर रहा है और अफगान सरदारों को जो इसके साथी थे उन पर नकेल भी कस रहा है। ठीक है, इसने बनारस के निकट एक युद्ध में हुसैन शाह को पराजित किया 1494 में। हुसैन शाह को बहलोल लोदी पराजित कर चुका था, लेकिन उसके बाद में सिकंदर लोदी ने भी उसको पराजित किया। इस अभियान में उसने बंगाल से बिहार तक का क्षेत्र जीत के पूरा अपने इलाका जीत के अपने अधीन कर लिया। इसने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के राजा को भी अपने अधीन कर लिया। फिर जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आगे जाकर जो मुगलों की राजधानी बना शहर, जहां ताजमहल स्थित है, आगरा शहर, उस आगरा शहर की नींव डालने वाला व्यक्ति यही था। इसी ने एक नए नगर की स्थापना की यमुना नदी के किनारे, आगरा के नाम से 1504 में। वैसे तो 1504 में स्थापना हुई थी, पर कई जगह 1506 भी मिल जाएगा आपको। अब ये कई बार ऐसा हो चुका है, कुछ बच्चे तो मुझे भी पर्सनली पूछ चुके हैं कि सर आगरा की स्थापना कब हुई थी, 1504 में या 1506 में, क्योंकि कहीं कहीं 1506 भी मिलता है। ठीक है, आपको लेकिन ऐसा कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है।
आगरा शहर की स्थापना अधिकांश इतिहासकार मानते हैं 1504 में हुई थी। सही है कि आपको 1506 भी मिलेगा, लेकिन 1506 पूरी तरह से सही नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? पंद्रह सौ चार या 1504 जो है वो करेक्ट है। कहीं पे अगर 1506 मिले तो आपको उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1506 जो है वो गलत है ना, वैसे मिल जाएगा आपको। तो इसने आगरा की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। अब ऐसा करने के पीछे इसका मकसद ये था कि ये उस पूरे इलाके पर नियंत्रण रखना चाहता था, सीधा जिसे दोआब कहते हैं। गंगा यमुना नदी का जो हमारे ये बीच का इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मिल जाएगी आपको, अच्छा खासा जो है मैदानी इलाका मिल जाएगा, खूब सारा अनाज का उत्पादन मिल जाएगा, जिससे राज्य को बहुत ज्यादा आय होती थी। तो ये जो दोआब वाला इलाका है ना, इस इलाके पर नियंत्रण रखना हर एक शासक के लिए, वंश के लिए जरूरी था, क्योंकि राज्य की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो भूमि कर था, भू राजस्व कर था। और जितने ज्यादा आप देखेंगे उत्पादन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, राज्य की आय उतनी बढ़ेगी। तो इसने दोआब पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी राजधानी बनाया आगरा को। और आगे आपको पता है कि आगरा बहुत लंबे समय तक फिर राजधानी रहा, जब तक कि दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया वापस, है ना। हम सब जानते हैं अकबर के काल में, जहांगीर के काल में आगरा ही राजधानी रहा। फिर शाहजहां के काल से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। उसके बाद फिर भारत में ब्रिटिश आए, उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाया। कलकत्ता के बाद फिर से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, और आज भी भारत की राजधानी दिल्ली है। तो समय समय पर यह रहा है कि वैसे तो दिल्ली को लोगों ने जो है केंद्र बनाया है अपने सत्ता का, लेकिन कुछ शासक थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं हुए हैं, पर बाद में वो फिर दिल्ली लौट आए। जैसे मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता चुका हूं कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक महाराष्ट्र में अपनी राजधानी लेके चला गया, देवगिरी लेके चला गया, दौलताबाद, पर वो भी वापस दिल्ली आ गया, है ना। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात। आगरा को भी अपनी राजधानी बनाया। यहां तक कि आप देखोगे शुरुआत में जब सल्तनत की शुरुआत हुई, गुलाम वंश की शुरुआत हुई, तो लाहौर को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, पर लाहौर में बैठकर या आगरा में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर आप पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसीलिए वापस दिल्ली को समय समय पर राजधानी बना लिया गया। तो इसने अपनी राजधानी बना लिया आगरा को, ताकि दोआब पर नियंत्रण रख सके। और दूसरी समस्या थी राजपूत, है ना। राजपूत जो है उस काल में, जैसे आपने राणा सांगा का नाम सुना होगा, है ना, उस समय राजपूत भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, वो भी प्रभाव को बढ़ा रहे थे, और वो भी अफगानों के हाथ से दिल्ली को छीनना चाहते थे। आ रहा है समझ में? तो ये जो है, ये दो कारण से, एक तो दोआब पर नियंत्रण रखना, क्योंकि वो इलाका आय के हिसाब से महत्वपूर्ण था आर्थिक रूप से। दूसरी तरफ राजपूतों के द्वारा भी एक डर था, क्योंकि वो लगातार आगे बढ़ रहे थे दिल्ली की तरफ, तो उनको आगरा में रोकना जरूरी था। तो इसने जो है आगरा को राजधानी बनाया। फिर इसने कृषि और व्यापार के विकास के लिए प्रयास किए। भूमि की माप के लिए इसने 39 अंगुल का एक पैमाना विकसित किया। इसी को गजे सिकंदरी कहा जाता है। ठीक है, अब भूमि को मापने के लिए इसने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ कई लोग भूमि को एकड़ में नापते हैं, कुछ लोग बीघा में नापते हैं, कुछ लोग हेक्टेयर में मापते हैं। तो इसने भूमि की माप के लिए, उस समय ये एकड़ बीघा वेगा नहीं था, तो इसने क्या किया, गज सिकंदरी नाम का एक नया पैमाना चलाया। 39 अंगुल, मतलब ऐसे करके पूरा के पूरा 39 टाइम्स तक आप करते हैं, नापते हैं, तो ये एक हो जाता है गज सिकंदरी। एक छोटी इकाई या यूनिट इसको माना गया, और इस प्रकार से पूरी की पूरी भूमि की, जमीन की माप की जाती थी। तो ये पूछ लिया जाता है, गजे सिकंदरी का प्रचलन करने वाला, शुरू करने वाला जो है सुल्तान सिकंदर लोदी था।
इसके साथ सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम कर दी गई। एक जो अफगानों को या लोदियों को पुराने दिल्ली सल्तनत के शासकों से बात अलग करती है, वो बात यह है कि ये लोग थोड़े से अपनी जनता के बारे में, प्रजा के बारे में सोचते थे। इन्होंने बहुत ज्यादा फालतू के युद्ध नहीं लड़े, बहुत ज्यादा अपनी जनता के ऊपर टैक्स का, कर का बोझ नहीं डाला। ये टैक्स को कम रखते थे, महंगाई को कम रखने की कोशिश करते थे, वस्तुओं की कीमत को ज्यादा बढ़ने नहीं देते थे। ठीक है, ये चीज। इसके साथ साथ इन्होंने काफी सारी नहरें वगैरह भी सिंचाई के लिए खुदवाई, बहुत ज्यादा कृषि के लिए इन्होंने काम किया। तो ये जो गज की वास्तविक लंबाई है, इसके बारे में विद्वानों में लेकिन मतभेद है। ठीक है, आमतौर पर 30 से 33 इंच के बीच में माना जाता है कि अगर आप इंच के हिसाब से देखें तो लगभग 30 से 33 इंच का जो है वो एक गज होता होगा। हालांकि एग्जैक्टली फिक्स नहीं है कि वो 30 का था, 31 का था, 32 का था कि 33 का था, पर वो इसी के कहीं बीच में बैठता है, क्योंकि अंगुल से आप नाप रहे हैं तो वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। किसी के हाथ का साइज बड़ा हो गया तो वो बड़ा होगा, हाथ का साइज छोटा हो गया तो छोटा हो गया। समझ रहे हैं आप? तो इस बात में तो कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है कि ये कितने जो है इंच का था, लेकिन ये जरूर समझ लीजिए कि गज ए सिकंदरी था क्या, भूमि को मापने का एक पैमाना था। हम लोग दूध को, पानी को किसमें, लीटर में मापते हैं। आप देखो ना, 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, तो व्यक्ति आपको दूध देगा तो लीटर में देगा, वो पैमाना है उसको मापने का। या आप शक्कर खरीदने जाते हैं, आटा खरीदने जाते हैं तो उसको किलोग्राम में माप रहे हैं। ठीक है, 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो। वैसे ही भूमि को मापने का ये एक पैमाना था गज ए सिकंदरी, जो कि 30 से 33 इंच के बीच में होता था। आ गया समझ में? अब आपको यह भी पता है कि 12 इंच का एक फीट होता है ना। 12 इंच का एक फीट मान लें तो एक गज ए सिकंदरी जो है वो लगभग 2.5 फीट के आसपास बैठता था। जहां भी आप बैठे हो ना, यहां से 2.5 फीट तक का आप इलाका ले लीजिए और इसको जो है मान सकते हैं एक गज ए सिकंदरी 2.5 फीट में 30 इंच होता है। समझ गए? 3 तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि 3 फीट में 36 इंच होता है और ये 30 से 33 इंच के बीच में है। तो मैं आपको थोड़ा व्यवस्थित रूप से बता रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो इसको लेकर। क्या है गज ए सिकंदरी? भूमि को मापने का एक पैमाना है, एक इकाई है। इसकी शुरुआत की थी सिकंदर शाह लोदी ने। जल्दी बताओ, समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। तो वास्तविक लंबाई को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, गज ए सिकंदरी की। अब इसने एक और चीज की, कई सारी कुप्रथाएं हुआ करती थी मुसलमानों में जो इसने बंद कर दी। हालांकि इनमें से बहुत सारी तो आज भी आपको दिखाई देती है, जैसे मुहर्रम में ताजिया निकालना। जब हमारे यहाँ मुहर्रम का पर्व आता है तो आपने देखा होगा कि ताजिया निकाला जाता है ना, मातम मनाया जाता है। तो इसने वो ताजिया निकालने वाला मामला जो है वो बंद करवा दिया। इसके साथ ही महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने की मनाही कर दी गई। जैसे जो भी पीर होते हैं ना, उनकी मज़ार होती है, वहां समय समय पर लोग जाते हैं, ताबीज बनवाते हैं, है ना, वहां पर अपनी पूजा प्रार्थना जो भी है वो करके आते हैं। इसके साथ ही समय समय पर वहां उत्सव भी होते हैं, उर्स मनाए जाते हैं, उनकी याद में जो है जुलूस निकाले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजों में इसने बंद करवा दिया कि कोई जुलूस वगैरह किसी पीर की याद में नहीं निकाला जाएगा, महिलाएं जो है किसी पीर की मजार में नहीं जाएंगी। ये सारी चीजें भी कई सारी इसने की जो मुसलमानों से जुड़ी हुई थी, और वो इसलिए किया था क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रकार का जो है सुल्तान था। वैसे ये कट्टर मुसलमान था, लेकिन कट्टर मुसलमान होते हुए भी कुछ मुसलमानों में चली आ रही प्रथाओं को, परंपराओं को गलत मानता था और इसलिए वो इनके खिलाफ था। उसने यमुना में हिंदुओं के स्नान पर रोक लगा दी, उन्हें वहां बाल मुड़वाने से भी रोक दिया। अब वही आगरा नगर, दिल्ली आगरा दोनों यमुना के किनारे हैं, और
यमुना हमारे यहाँ धार्मिक महत्व रखती है, आपको पता है। तो उस नदी में जाके कई लोग स्नान करते हैं, उसके किनारे पर बाल मुंडवाते हैं, सर मुंडवाते हैं, ये धार्मिक रूप से हमारे यहाँ लोग करते हैं। उस पर भी रोक लगा दी इसने। वैसे भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हिंदुओं को लेके सिकंदर जो है थोड़ा सा कट्टर था, है ना। फिर फारसी भाषा का जानकार था, इसने कई सारी इस भाषा में जो है कविताएं लिखी। ऐसे बहुत सारे आपको सुल्तान सल्तनत काल में नहीं मिलेंगे जो कि पढ़े लिखे थे, जो कि कुछ लिख लिया करते थे। आमतौर पर अनपढ़ लोग ही सुल्तान बनते थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक एक अपवाद है, वो काफी पढ़ा लिखा था, काफी जानकार था, अलग अलग दर्शन, साहित्य और अलग अलग विषयों का जानकार था, कई सारी भाषाएं जानता था। ऐसा ही सिकंदर लोदी भी था। कमेंट में क्या देखना है, ऐसा कोई जरूरी चीज है क्या, बताओ। अगर मैं कमेंट में देखने लगा ना तो बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ आते हैं पढ़ने के इरादे से, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। कमेंट में देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कमेंट में देखना मुझे लगेगा कि हाँ अभी देखना है या मुझे देखना चाहिए, ऐसी कोई बात जो मैंने आपसे पूछी है जिसका मुझे आंसर जानना है तो मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूं। वरना यहाँ पर आपको पता है कि 100 बच्चे अगर क्लास में आते हैं तो 100 में से 80 बच्चे टाइम पास करने के लिए आते हैं। और उन 80 बच्चों के टाइम पास के चक्कर में जो सीरियस हैं, जो 20 बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं या जिनका ध्यान है मेरे ऊपर, लेक्चर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब कमेंट में तो वो डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि कमेंट की तरफ तो वो देख ही नहीं रहे, पर अगर मैं कमेंट में देख के बात करूंगा तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे मेरी बात से। अगर कोई बहुत जरूरी बात है, आप लोग अगर कहते हो तो मैं जरूर उस पर ध्यान देता हूं, मैं आपकी क्वेश्चन का, आपके डाउट्स का आंसर भी देता हूं। पर क्या है कि ये एक अलग ही दुनिया है कमेंट की, जहां पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अब एक तो मैंने आपको बताया कि ये कविताएं लिखता था, और कविताएं लिखता था गुलरुखी उपनाम से, है ना। जैसे आपने देखा हो बहादुर शाह जफर नाम से जो है वो कविताएं लिखता था, बहादुर शाह द्वितीय, ये गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। इसके साथ साथ ये सिर्फ कविताएं नहीं लिखता था, ललित कलाओं को भी बहुत ज्यादा पसंद करता था। ये जो है ना काफी सारे कलाओं से भी जुड़ा था, और एक प्रकार से कला प्रेमी जिसको कहते हैं ना, ये कला प्रेमी था। गायन और शहनाई में इसकी काफी रुचि थी। औरंगजेब के बिल्कुल विपरीत था, है ना। औरंगजेब को बहुत ज्यादा संगीत और इस सब में रुचि नहीं थी। औरंगजेब जो है थोड़ा सा कट्टर इस्लामी शासक था, लेकिन ये थोड़ा सा कला में रुचि रखता था, गायन शहनाई में इसकी रुचि थी। संगीत से संबंधित ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना जो है वो इसी के काल में हुई। तो जो जैसा होता है वो वैसी चीजों को बढ़ावा भी देता है। अगर कोई सुल्तान या बादशाह या राजा खाने का शौकीन होता है ना, तो उसके राज्य में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान मिलेंगे। लगातार राजा को खुश करने के लिए नए नए पकवानों को इजाद किया जाता है। वैसे ही अगर कोई कला प्रेमी है तो उसके जो है दरबार में कला के बहुत सारे विद्वान रहते हैं, उसके पूरे राज्य में बहुत सारे लोग कला के जो एक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस काल में जो है काफी सारा कला को लेके प्रगति हुई। कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ। आयुर्वेद पर औषधि की अनुवादित पुस्तक को फरंग सिकंदरी के नाम से जाना गया। इसके साथ ही इसका जो वजीर था मियां भुआ, वो एक प्रतिष्ठित विद्वान था। इसकी मृत्यु फाइनली 1517 में हुई गले की बीमारी के कारण। सिकंदर लोधी जो 1589 में 1489 में गद्दी पर बैठा, 1517 में आखिरकार उसकी मृत्यु हुई। और ये मान सकते हैं कि लगभग 28 साल तक इसने शासन किया। इसके 2 पुत्र थे और इसने दोनों पुत्रों में अपने साम्राज्य को बांट दिया। आखिर इब्राहिम खान लोदी ने अपने भाई से भी उसका इलाका छीन लिया और वापस जो है पूरा के पूरा लोदियों का जो राज्य वो एक हो गया। तो इसकी मृत्यु 1517 में हो गई। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि इसका बड़ा बेटा था, है ना। इसका बड़ा पुत्र इब्राहिम खान लोदी जो कि अंतिम सुल्तान है लोदी वंश का भी और पूरी दिल्ली सल्तनत का भी। इसी के काल में बाबर भारत आता है और बाबर जो है भारत में
एक युद्ध लड़ता है, जिस युद्ध को हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस युद्ध में न सिर्फ इब्राहिम लोदी पराजित हुआ बल्कि मारा भी गया, और इसी के साथ दिल्ली में अफगान वंश की जो है समाप्ति हुई, अंत हुआ, और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, मुगल वंश की शुरुआत हुई। बाद में फिर जो है शेर शाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। शेर शाह सूरी के समय फिर से अफगान जो है वो शक्तिशाली हुए, और हुमायूं को हरा के, मुगलों को हरा के फिर से जो है द्वितीय अफगान वंश की नींव डाली गई दिल्ली में शेर शाह सूरी के नेतृत्व में। तो ये यहां अफगानों का मामला समाप्त हो गया। सिकंदर लोदी के बाद इसका बेटा बड़ा वाला इब्राहिम लोदी जो है 1517 में गद्दी पर बैठा, और इसको भी सभी अफगान सरदारों की निर्विरोध स्वीकृति मिली थी। वैसे मैंने आपको बता भी दिया कि राज्य का विभाजन हुआ था, इब्राहिम लोदी और उसके भाई के बीच में राज्य का विभाजन हुआ था। बाद में इब्राहिम लोदी ने अपने भाई से भी राज्य का वो वाला हिस्सा छीन लिया। कुछ ऐसे अफगान सरदार थे जो स्वार्थी हितों के कारण राज्य का विभाजन चाहते थे, और जो इब्राहिम लोदी का भाई था छोटा जलाल खां, उसको जो है जौनपुर ले गए और वहां उसे गद्दी पर बिठाया। आखिरकार इब्राहिम लोदी ने अपने भाई से वो इलाका छीन लिया और एकमात्र सुल्तान अपने आप को घोषित किया। इसी संघर्ष में जलाल खां को कैद खाने में जो है बंद करके उसको जहर देके मार भी दिया गया। भाई हो चाहे कोई भी हो, कभी जब इंसान के ऊपर लालच सवार होता है ना, तो वो किसी का सगा नहीं होता। इब्राहिम लोदी के साथ भी यही था, अपने भाई से जो है उसको खतरा था। आखिरकार उसने अपने भाई को जहर देके मरवा दिया, और एकमात्र निर्विरोध सुल्तान जो है वो लोदी वंश का बन गया। तो इस तरीके से जलाल खां का अंत हुआ और इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठ गया। इसने ग्वालियर अभियान किया, इसको जीतने की योजना बनाई, और ग्वालियर पर आक्रमण करके उसको जो है जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया 1518 में। फिर मेवाड़ अभियान, ग्वालियर विजय से उत्साहित होकर इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, और यहां पर उसका सामना होता है उस शासक से जो कि उससे काफी ज्यादा शक्तिशाली था, जिसका नाम था राणा सांगा। तो आखिरकार 1517-18 में, भाई ग्वालियर विजय होता ना कि इंसान उत्साह में होता है, एक प्रकार से जोश में था, है ना। उसको लगा कि जैसे ग्वालियर जीता वैसे मेवाड़ भी जीत लेगा। तो ग्वालियर के बाद में खतौली का युद्ध हुआ और मेवाड़ के शासक राणा सांगा से उसका सामना हुआ, और आखिरकार इब्राहिम लोदी जो है राणा सांगा से पराजित हुआ। इस पराजय की जो है आग में तपते हुए इसका बदला लेने के लिए फिर से 1 साल बाद उसने जो है राणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन फिर राजपूतों से पराजित हुआ। उसने लगातार कोशिश की मेवाड़ को जीतने की, उस पूरे इलाके को जीतने की, राजपूतों से जीतने की, पर इब्राहिम लोदी उसमें सफल नहीं हुआ। पहली बार भी हार गया, दूसरी बार जो है फिर वो जो है राजपूतों से हार गया। फिर उसने अपने सरदारों को कुचल के अपनी सत्ता को दृढ़ करने की कोशिश की। ठीक है, ये बहुत जरूरी रहा है हमेशा से, मैंने आपको बताया सभी के लिए। अपने पिता के समय के जो विश्वस्त सरदार थे, जो विश्वास पात्र सरदार थे, उन्हें जो है पद से हटा दिया या कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया, उनकी हत्या करवा दी। एक प्रकार से उन सबको रास्ते से जो है हटा दिया इब्राहिम लोदी ने। भूगोल की क्लास तो आपको पता है ना कि वॉरियर्स का जो चैनल है उस पर तो जियोग्राफी चल ही रहा है। नवीन सर इतने बढ़िया तरीके से आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। इस चैनल पर उनकी शाम को 4:30 से 5:30 में क्लास भी होती है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का QR सीरीज चल रहा है, करंट अफेयर्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इब्राहिम के इसी उद्दंड व्यवहार के कारण ये सरदार उससे नाराज हो गए। जब इब्राहिम लोदी ने एक एक करके अपने पिता के समय के सरदारों को पद से हटाना शुरू कर दिया, उनको जो है दमन करना शुरू कर दिया, उनको मरवा दिया, जेल में डाल दिया, उनको सजाएं दे दी, यातनाएं दी, तो ये माना जाता है कि बहुत सारे सरदार इससे नाराज हो गए, और इसी वजह से जो है बाबर के आक्रमण का रास्ता साफ हो गया। बाबर के आक्रमण के समय जो है इन सरदारों ने इब्राहिम का रास्ता छोड़ दिया। एक कारण यह भी माना जाता है पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार का, कि उसके अपने ही उससे बेगाने हो गए थे उसके व्यवहार के कारण। तो जब इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी इसके सरदारों की, तभी इसके सरदारों ने इसका साथ छोड़ दिया, और आखिरकार ये पानीपत के युद्ध में पराजित हुआ। तो बाबर का आगमन कब हुआ? 1526 में। आपको पता है बाबर की आत्मकथा में उसने कहा है कि वो हमेशा से भारत को जीतने के सपने देखता था, है ना, और इसीलिए
जब मौका मिला वो भारत की तरफ बढ़ा। लाहौर के राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने इब्राहिम से असंतुष्ट होकर काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। हालांकि वो अपने आप में एक डिबेटेबल मामला है कि बाबर को किसने बुलाया, क्योंकि कई लोग राणा सांगा का भी नाम लेते हैं, अलग अलग और भी नाम मिलते हैं। तो उस पर हम लोग अगले सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि बाबर भारत में आया तो क्यों आया, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, क्या परिस्थितियां थी आखिर कि उसी समय बाबर आया, उसके पहले क्यों नहीं आया या बाद में क्यों नहीं आया, है ना। तो अप्रैल 1526 में आप सभी को पता है वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ हरियाणा के पानीपत में, जिसे पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता होगा कि पानीपत में कुल 3 लड़ाइयां हुई हैं। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में। आखिरी वाला अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। ठीक है, दूसरे वाले समय अकबर था, दूसरी तरफ अफगान थे, हेमू उनका सेनापति था, और पहला पानीपत का युद्ध ये था। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत में 3 युद्ध हुए, तो क्या कारण है कि पानीपत में इतने युद्ध हुए। हम इतिहास तो पढ़ते हैं, पर इतिहास के साथ साथ थोड़ा सा भूगोल भी पता होना चाहिए। पानीपत की भौगोलिक स्थिति अगर आप समझ रहे हैं, उसका रणनीतिक महत्व समझ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उस पूरे स्थान के लोकेशन के बारे में समझ में आता है, तो आपको इस बात का आंसर देना बड़ा आसान है कि आखिर पानीपत में इतनी लड़ाइयां क्यों लड़ी गई। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 अप्रैल में हुआ, जिसमें इब्राहिम की सेना पराजित हुई। युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, इब्राहिम लोदी मारा गया और ये एकमात्र ऐसा सुल्तान बन गया मध्यकालीन भारत का जो युद्ध भूमि में मारा गया। इसके पहले हमने गुलाम वंश देखा, खिलजी देखा, तुगलक देखा, सैयद देखा, लोधी वंश, सारे वंश हमने देखे। कोई भी एक भी सुल्तान ऐसा नहीं रहा दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। अलग अलग कारणों से, आमतौर पर सुल्तान बीमारी के कारण मारे जाते थे, है ना, आखिरी समय में बीमार हो गए, कोई लाइलाज बीमारी हो गई तो मर गए। लेकिन इब्राहिम लोदी पहला ऐसा सुल्तान बना उस काल में जो कि युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक, एक चीज आपको बता दूं, जो बच्चे बहुत समय से डिमांड कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर की, कला संस्कृति, नितिन सिंघानिया, कल ठीक 1 बजे मैराथन होगा कला और संस्कृति का, और वो होगा हैप्पी वैली एकेडमी वॉरियर्स के चैनल पर। लिंक आपको इस चैनल के कम्युनिटी में, टेलीग्राम चैनल पर बहुत जगह मिल जाएगी। तो क्या आप लोग रेडी हो, तैयार हो? कल रविवार है, संडे है, लेकिन कल रविवार को ठीक 1 बजे हैप्पी वैली एकेडमी वॉरियर्स चैनल पर जो हमारा आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति का मैराथन होने वाला है, क्या आप सभी लोग उसके लिए रेडी हैं? देखिएगा जरूर, देखो बहुत मजा आएगा आपको। थोड़ा सा कला और संस्कृति को पढ़ना, मुझे लगता है सिलेबस तो ठीक है अपनी जगह एग्जाम, पर आर्ट एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को शांति देती है, रिलीफ देती है, रिफ्रेश करती है ना। तो अगर आप बहुत समय से लगातार पढ़ते पढ़ते थक गए हो, या आपको लग रहा है कि यार अब जो है थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो आपके मन मस्तिष्क को रिफ्रेश करने के सबसे अच्छा तरीका है आर्ट। कई बार ऐसा होता है ना, जब बहुत थक जाते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं, या बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो गाने सुन लिया करते हैं, है ना। तो अगर आप लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका मन जो है शांत होता है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि कला एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को तनाव से मुक्त करती है, स्ट्रेस आपका जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे, ये सेशन तो आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है मुगल काल की तरफ जाने वाले हैं। तो इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी भी समय जाते जाते बहुत सारे बच्चों ने, मैंने देखा अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया है। और डेली एक बात मैं लगातार आपसे बोलता रहता हूँ, अब तो मेरा गला भी दर्द करने लगा है बोलते बोलते,
कि प्लीज सेशन को लाइक किया करो। अगर देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो किस बात की कंजूसी, किस बात की जो है परेशानी, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। अभी 3 बजे हमारा सेशन होगा IPVL एकेडमी वॉरियर्स पर इंडियन पॉलिटी का। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।